Today we are going to discuss the second part of the chapter motion and measurement from class 6. Okay, हमने पहले डिस्कस किया था बेसिकली मोशन क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट करने का स्टैंडर्ड तरीका क्यों ज़रूरी है, एसआई यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं. अगर आपने इसे नहीं देखा है तो इसका मैंने पार्ट 1 भी डाला हुआ है, आप जाके सर्च कर सकते हो कुछ अपने यूट्यूब पे या फिर IIS प्राइम के चैनल पे. क्लास 6 पार्ट 1 मोशन एंड मेजरमेंट, तो वो वीडियो खुल जाएगा, उसको भी आप देख लीजिएगा. चलिए शुरू करते हैं. इस बेसिकली इस ये चैप्टर का सेकंड पार्ट है और लास्ट पार्ट है, इसमें चैप्टर खत्म हो जाएगा. इसमें मैंने 4 पार्ट मेजर कंसिडर किए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है अपने को पढ़ने के लिए. पहला पार्ट है, शुरू करते हैं पहला पार्ट से. ईजी है, बहुत आराम से आप लोग. और ये देखिए सारे जो टॉपिक्स मैं बोल रहा हूँ कुछ इसमें NCERT में मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे. मतलब जितने NCERT में है वो तो कवर किया ही जा रहा है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इस पार्ट में आपको देने की कोशिश करूँगा. ठीक है, तो लिखा हुआ है पहला टॉपिक में जो आपकी किताब में भी दिया होगा, उसमें लिखा हुआ है करेक्ट चैप्टर नंबर तो मुझे नहीं याद है सच, लेकिन हाँ ये चैप्टर का नाम है मोशन एंड मेजरमेंट. क्लास 6 से है, ये देख लीजिएगा आप उस चैप्टर पे. ये मोशन एंड मेजरमेंट फॉर क्लास 6. ओके, सो पहला है करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ. अब देखो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा बच्चों वाली चीज़ NCERT बुक में दे दी गई, करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ. किसको लेंथ मेजर करने नहीं आता भाई, किसको लेंथ मेजर करने नहीं आता? लेंथ की बेसिक SI यूनिट का होती है, मीटर होती है, और सब मेजर करने में क्या सेकंड लगाया मेजर कर लिया. बट एक्चुअली अगर NCERT ने कुछ दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा. यू नो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि अगर मेरे पास ये एक लेंथ है, ठीक है, मुझे इसको मेजर करना है. ओके, अब सपोज मान लो कि मेरे पास ये जो मेरे पास 30 सेंटीमीटर का स्केल है, ठीक है. अब यहाँ पे ये 0 है, यहाँ पे 1 2 3 से लिखा हुआ है. तो व्हाट इज द राइट वे टू मेजर? मैं इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखूँ, इसको स्ट्रेट रखूँ और देख लूँ कि ये 0 पे है कि नहीं, ये एंगल 0 पे है कि नहीं. ठीक है, अगर ये 0 पे है तो इधर भी क्या कहते हैं, यहाँ पे मेजर के लिए मान लो यहाँ पे आ रहा 16, तो 16.23 जो भी है ये इसका मेजरमेंट आ जाएगा. तो बोलोगे सर ये तो बड़ा आसान है, सर इसमें क्या है, सर ऐसे ही मेजरमेंट करते हैं. देखो दिक्कत कहाँ आती है, जब तुम्हारे पास फॉल्टी स्केल हो या फिर तुम गलत एंगल पे चीज़ों को रख रहे हो. दो ही तरह की मिस्टेक्स होती हैं मेजरमेंट में. अगर वो दो चीज़ें ना की जाए, 3 चीज़ एक्चुअली कह रहे हो, 3 चीज़ें. पहला फॉल्टी स्केल हो गया, मैं लिख के देता हूँ. पहला हो गया फॉल्टी स्केल, दूसरा हो गया क्या बोल सकते हैं, बेंड इन स्केल. तीसरा बोल सकते हैं व्यूइंग एंगल. अगर ये 3 गलतियां ना हो कभी किसी मेजरमेंट में तो वो मेजरमेंट सही बोला जाएगा. दिस इज द करेक्ट वे ऑफ मेजरमेंट. अब क्या क्या है, पहले देखो फॉल्टी स्केल, मतलब अभी तो यहाँ पे बिल्कुल 0 से था. मान लो उसके अंदर आगे से टूट गया और ये शुरू हो रहा है सपोज 2 से. मैंने यहाँ मेजर किया, देखा यहाँ अब 2 से शुरू हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ मैंने देखा 2 पे इसको आने पर रखा 2 और यहाँ पे आया 18. मैं लिखता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को बताना पड़े आंसर क्या है. यहाँ पे ये स्केल में मान लो ये इतना टूटा हुआ है, यहाँ पे 2 से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ये 18 है. तो अब बताओ अगर कोई बस इसको देख ले फाइनली कि बोले 18 सेंटीमीटर, तो गलत हो जाएगा. जब इस तरह का कोई टूटा हुआ फॉल्टी स्केल होता है तो जितनी यूनिट यहाँ पे होती है उतनी यूनिट से इसको माइनस कर देते हैं. मतलब फाइनल यूनिट माइनस इनिशियल यूनिट इज इक्वल टू लेंथ. बोलो ये किया जाए. बोलो सर ये फॉर्मूला हर जगह लगेगा? बोलो हाँ बिल्कुल हर जगह. मान लो ये 0 पे सपोज, मान लो एकदम स्केल हमारा सही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इनिशियली में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा तुम्हारा 0, यहाँ क्या आएगा 16. बोलो तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो पहले वाले केस में देखो 16 माइनस 0 फाइनल लेंथ कितना है 16 आ गया. दूसरा लेंथ देखो 18 माइनस 2 फाइनल लेंथ कितना है 16. मतलब फाइनल लेंथ सेम आने वाली है, चाहे वो स्केल ऐसा हो सही वाला या फॉल्टी हो. फॉल्टी मान लो बस ये ट्रिक अपनानी है, जो ट्रिक हम फॉल्टी में अपना रहे हैं वही ट्रिक हम लोग नॉर्मल स्केल में अपना सकते हैं. समझ आ रही बात कि मतलब एक चीज़ होती है स्केल हमारा टूटा हो. अब जैसे मान लो ये सपोज ऐसा होता, इस तरह टूटा होता कि 2.4 होता,
तो 2.4 पे यहाँ पे ऐसे ब्रेक हो गया मान लो, तो हम लोग 2.4 से ले लेते हैं 18 तक, जहाँ तक 18.4 तक जाता है, माइनस करते हैं उसको 16 आंसर आता है। लेंथ थोड़ी बदलने वाली है किसी चीज़ की वजह से। क्लियर हो? नेक्स्ट चीज़ है बेंडनेस की, मतलब अब तुम्हें लाइन ऐसे नापनी है, तो तुम ऐसे तुम्हें यहाँ लाइन दी हुई है, तुम मस्त ऐसे टेढ़ा करके नाप रहे हो। अब टेढ़ा करके नापोगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं डेफिनेटली जिस तुम ऐसे दूर से नापने की कोशिश कर रहे हो तुम, तो तुम टेढ़ा करके जब नापोगे तो थोड़ा सा एंगल थोड़ा सा क्या होता है, लेंथ बढ़ जाती है। हम लोग को अगर किसी चीज़ को नापना हो तो हमें बिल्कुल उसके ऊपर चीज़ों को ऐसे रखना होता है, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, थोड़ा सा हमारा जो है लेंथ कैसी हो जाएगी, ज़्यादा आ जाएगी। मान लो सपोज मुझे यही अगर मेजर करना है ये लाइन, और मैंने ऐसे रखा, ऐसे थोड़ा टेढ़ा रख दिया, तो तुम खुद देखो कि ये जो मेरी लेंथ है वो थोड़ी सी कम या ज़्यादा आएगी। मतलब अगर मैंने ऐसे नापा, यहाँ पे कुछ आ रहा है और यहाँ पे मैंने कुछ नापा, तो ये लेंथ, अब तो ये खींचने वाला मैं ये मैंने तो एक्चुअली इसको नापा, तो इस लाइन में और इस लाइन में फ़र्क आ गया ना। तो कहने का मतलब क्या है कि हम लोग दूसरी गलती क्या करते हैं, जब हम लाइन को नापते हैं तो हम बिल्कुल उसके ऊपर ना रख करके थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं। टेढ़ा मेढ़ा करने से भी हमारी लेंथ में डिफर आता है, जिसकी वजह से हमारी एरर आ जाती है। तो बिल्कुल जब मेजरमेंट करें तो ध्यान रखें कि जो उस लाइन को मेजर करें उसके ऊपर बिल्कुल हमारा स्केल जो है कोलिनियरली प्लेस्ड हो, ताकि जो लेंथ एग्जैक्टली आ रही है वो उसी लाइन की हो, किसी और चीज़ की ना हो। तीसरा चीज़ है व्यूइंग एंगल। व्यूइंग एंगल बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। मतलब क्या, सपोज मान लो तुम्हें कोई चीज़ देखनी है कि कोई कितना है, अगर ये चीज़ तुम लोग घर पे एक्सपेरिमेंट ट्राई करना, एक ऐसे लेंथ ऐसे लाइन खींचना, अपना छोटा स्केल निकालना, यहाँ पे ऐसे रखना, ठीक है, और इसको इस तरफ से देखना। भाई देखोगे तभी तुम्हें लगेगा कितना लेंथ जा रही है। इसको इस तरफ से देखोगे तुमको नजर आएगा कुछ और, तुम इसको इस तरफ से देखोगे तुमको नजर आएगा कुछ और। मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो सपोज ये तुम्हारा है 7, ये तुम्हारा है 0, इतना लेंथ आया सब, ठीक है। अब अगर तुम इधर से देखोगे तो तुमको नजर आएगा ये करीब करीब 6.9। अगर तुम इधर से देख रहे हो तो तुमको 6.9 नजर आएगा। अगर तुम वही चीज़ इधर से देख रहे हो तुमको कितना नजर आएगा, 7.1 नजर आएगा। लेकिन अगर ये चीज़ तुम बिल्कुल टॉप सीधे से देख रहे हो, सीधे से बिल्कुल, तो वो 7 नज़र आएगा। तो तुम्हें 3 नज़र आ रही, तुम्हें 3 चीज़ें नज़र आ रही है, 6.9, 7.1, 7। तुमने सीधा रखा स्केल, तुम्हारा स्केल भी बिल्कुल सही है, सीधा भी रखा तुमने, फिर भी तुम्हें 3 तरह की रीडिंग नज़र आ रही है। ये ट्राई करना तुम्हें भी नज़र आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका जो व्यूइंग एंगल है वो अलग अलग है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है, मेजरमेंट में एक बात कही जाती है, जब भी कोई आप मेजरमेंट करो तो मेजरमेंट का फाइनल स्केल देखने के लिए जो जिस भी पॉइंट पर फाइनल स्केल आ रहा है उसका जो वो तुम्हारे व्यूइंग एंगल या फिर बोल सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट तुम्हारे आई साइड के आना चाहिए, ठीक है। ये इधर से देखने तुमको एंगल बन गया, इधर देखने तो भी एंगल बन गया, लेकिन जब हम लोग बिल्कुल टॉप एकदम सीधा देख रहे हैं तो बिल्कुल मेरा परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे उस मेरे वो आईज हैं, उस वक्त सबसे करेक्ट आता है। जैसे जब भी कोई भी आप रीडिंग वाला, सब मैं यहाँ पे कोई रीडिंग मेजर कर रहा हूँ, तो दिस इज़ नॉट राइट वे, दिस इज़ नॉट राइट वे, दिस इज़ द राइट वे बाय सीइंग इट 90 डिग्री, कैसे भी करके 90 डिग्री होना चाहिए। उससे तुम्हारा व्यूइंग एंगल जो है वो परफेक्ट आता है, अच्छा आता है, और तुम्हारी कोई मेजरमेंट में गलती नहीं होती है। इनफैक्ट हम लोग अभी आगे जाकर अपने केमिस्ट्री लैब वगैरह में देखोगे जैसे बॉटल्स ऐसे ऐसे होती हैं, बॉटल में लिक्विड भरे होते हैं, उसका ऐसे लेवल होता है। अब नीचे से देखो तो गलत आएगा, ऊपर देखो तो गलत आएगा। हम लोग क्या करना था, बिल्कुल आई साइड, मतलब बिल्कुल ऐसे अपने आई साइड के लेवल में रख करके हमें देखना होता है कि भाई हाँ क्या है। हम लोग याद होगा थर्मामीटर, तबीयत खराब थर्मामीटर यूज़ करते हैं। अब थर्मामीटर को ऐसे देखोगे गलत आएगा। थर्मामीटर को ध्यान देना, डॉक्टर एकदम अपने आई साइड के बिल्कुल लेवल में रखते हैं और फिर रीडिंग चेक करते हैं रीडिंग क्या आ रही है। उससे क्या होता है, जो रीडिंग है हमें रीडिंग वही दिखती है। अगर तुम आई साइड अपना एंगल बदलोगे, आईज का एंगल बदलोगे, तो तुम्हें रीडिंग भी अलग अलग दिखाई देगी, जो कि एक्चुअल रीडिंग नहीं, जिसकी वजह से हम लोग जो है गलती कर देंगे। तो अगर इन 3 स्टेप को फॉलो किया जाए करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ में, कि फॉल्टी स्केल हो तो उसको करेक्ट कर लीजिए। भाई मान लीजिए टूटा हुआ है तो जहाँ से टूटा हुआ है वहाँ शुरू करो, और जहाँ खत्म हो रहा है उसमें से फाइनल में से इनिशियल को हटा दो, तो रास्ता ये हो गया। बैंड स्केल, भाई इसके को सीधा रखो, जो भी हमारा जो मेजरमेंट हो रहा है उसके ऊपर रखा जाए। तीसरा क्या है, व्यूइंग एंगल। व्यूइंग एंगल में हमेशा परपेंडिकुलर रखो, ताकि जितना है रीडिंग उतना ही रीडिंग तुम्हें नजर आए और कोई रीडिंग तुम्हें नजर ना आए, ठीक है। इसी में ये बात तीनों समझ में आ गई है। जो टॉपिक है आपकी बुक में, आप इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत सिंपल सा टॉपिक है और कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, मैं समराइज़ कर दिया चीज़ों को। इसके बाद कोई चीज़ में इसी बुक में टॉपिक आपके और दिया हुआ है कि मेजरमेंट ऑफ अब हमें मेजरमेंट करने आ गया है, ठीक है, हमें करेक्ट मेजरमेंट करने आ गया है। अब हम किसी चीज़ का मेजरमेंट कर लेते हैं। हम लोग करते गए मेजरमेंट स्केल लिया, हम मेजर कर रहे हैं, सही से लगा रहे हैं, उसको सीधा रख रहे हैं, टॉप से देख रहे हैं, मेजरमेंट आ रहा है। दिक्कत तब आ गई जब अचानक किसी ने हमें बोल दिया कि काम करो यार, इसका मेजरमेंट करके दिखाओ। इसका टॉपिक बुक में अपना टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ अ
कर्व लाइन, मेजरमेंट ऑफ अ कर्व लाइन, बुक में इस नाम का टॉपिक दिया हुआ है पूरा, मेजरमेंट ऑफ अ कर्व लाइन, ठीक है, बुक में सब टॉपिक दिया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, मैं अपना स्केल रखने जा रहा हूँ तो देखा मैं स्केल कैसे रखूँ, तो स्केल अरे ये तो सीधा निकल जा रही है, तो कर्व लाइन घूम जा रही है, इधर रखना हो तो यहाँ तो ठीक है, फिर ये इधर घूम जा रहा है, कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा, मेजरमेंट सही से नहीं आ पा रहा है, ऐसे रखना हो तो छूट जा रहा है। तो इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए बस एक सिंपल सा तरीका है जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना होता। जब भी कोई कर्व लाइन आपके सामने आए तो मेजरमेंट कैसे करना होता है, एक धागा ले लो, धागा जो फ्लेक्सिबल नहीं मुड़ जाए इधर, ठीक है। अब धागे को बिल्कुल इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर बिल्कुल ऐसे प्लेस करते चले जाओ, यहाँ पे एक इन रख दो, फिर धागे को बिल्कुल ऐसे इसके ऊपर प्लेस करते चले जाओ, ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे करके ऐसे हो गया। इस धागे ने पूरा जितना भी कर्व था उसके ऊपर लंबाई नाप ली है। अब उस धागे को पकड़ो और सीधा करो, धागा कैसे हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में ऐसा हो जाएगा धागा, तुमने जब सीधा करोगे धागे को लेकर के पूरा सीधा कर दोगे, हो गया। अब क्या करो, नॉर्मली तरीका लगा दो मेजरमेंट का, स्केल उठाओ, स्केल से इसको नाप लो कितना है, इसकी सीधा रखना नापते वक्त, फॉल्ट स्केल ना हो, रीडिंग सामने देख लो, कितना भी आएगा वो लेंथ उस कर्व पाथ की लेंथ हो जाएगी। बस समझ आएगी। तो कर्व पाथ की लेंथ निकालने आया कि नहीं आपको, कैसे निकालते हैं हम लोग, सर कुछ नहीं, बेसिकली आप पहले कर्व जो भी कर्व एरिया जो भी कर्व लाइन है उसका सर आप लेंथ निकालने के लिए एक धागा लगा के पूरा उसका नाप लो कितना है, तो धागे को सीधा कर लो सर, उसकी लेंथ नाप लो, जितनी लेंथ उस धागे की होगी सीधे लेंथ धागे की उतनी ही लेंथ कर्व लीनियर पाथ की होगी। क्लियर है। तो ये जो टॉपिक आपकी बुक में है बहुत ही सिंपल टॉपिक है, लेकिन पढ़ना डिस्कस करना जरूरी था, हमने कर लिया, ठीक है। इसको आप अगर रीड कर लेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। अब चलिए मूव करते हैं अगले टॉपिक पे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब आप अगर इसको मेमोराइज करोगे, मेमोराइज करने वाला टॉपिक है, याद होना चाहिए। बच्चों याद नहीं करते हैं बच्चे, बाद में उनको दिक्कत होती है, मुझे भी कई बार दिक्कत हुई है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप इसको याद कर लीजिए। अगर जैसे आप हर चीज़ याद करते हो, ये भी चीज़ याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को पढ़ने का 2 ही 3 तो पॉइंट ही है। एक तो एसआई यूनिट में एसआई यूनिट हमारी क्या क्या है, एसआई यूनिट जानना हो तो पिछले वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, साथ एसआई यूनिट ने नोट कराई है, उनको एसआई यूनिट क्यों बोलते हैं वो भी नोट कराया है। इसके बाद दूसरा चीज़ ये पढ़ने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट है, और तीसरा इसके बाद आएगा टाइप्स ऑफ मोशन। ये 3 ही चीज़ें चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। अगर ये 3 चीज़ आती हैं तो परफेक्ट है आपका। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। कन्वर्जन है इसका नाम है, इस टॉपिक का नाम है कन्वर्जन ऑफ लेंथ, कन्वर्जन ऑफ नहीं सॉरी करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ हो गया, मेजरमेंट कन्वर्जन, मेजरमेंट कन्वर्जन। अब क्या मतलब है इसका, मतलब क्या, मैं आपको पहले मतलब सुनाता हूँ, फिर जो है इसका आगे इसको नोट करा दूंगा, फिर इसको आप याद कर लीजिएगा। जैसे मान लो कोई तुमको बोलता है कि 3 मिनट का समय है, ठीक है, 3 मिनट, कन्वर्ट 3 मिनट इनटू सेकेंड्स। तो 3 मिनट को सेकेंड बदलना है। ये मिनट किसकी यूनिट है, टाइम की, सेकेंड किसकी यूनिट है, टाइम की। तो दोनों टाइम की यूनिट है, बट दोनों एक बड़ी यूनिट है, मिनट जो है बड़ी यूनिट डेफिनेटली, सेकेंड जो है एक छोटी यूनिट है। तो मिनट एक बड़ी यूनिट है, सेकेंड छोटी यूनिट है, लेकिन इन दोनों में हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं, इंटर कन्वर्जन हो सकते हैं, ठीक है। देखो जब कोई सेम यूनिट्स होती है, मतलब सेम चीज़ की यूनिट होती है, भाई फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं, उन फिजिकल क्वांटिटी की बहुत सारी यूनिट हो सकती है। जैसे देखो लेंथ ही देख लो, फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ को मेजर किया जा सकता है, किया जा सकता है सर। उसकी यूनिट मीटर होती है, किलोमीटर होती है, सेंटीमीटर होती है, डेकामीटर होती है, मिलीमीटर, तमाम यूनिट होती है। तो एक फिजिकल क्वांटिटी के बीच में इंटर कन्वर्जन हो सकता है। लेकिन कोई ये सोचे कि 2 मीटर को मैं किलोग्राम में बदल दूं, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मीटर है वो लेंथ की यूनिट है, और जो किलोग्राम है वो मास की यूनिट है। ये 2 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ का आपस में इंटरचेंज नहीं हो सकता है। हाँ, सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ आपस में कन्वर्टेबल हो सकती है। जैसे देखो यहाँ पे देखो, ये भी टाइम है, ये भी टाइम है। अगर तुमसे कोई बोले कि किलोमीटर को बदलो मिलीमीटर में, तो देखो ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है। तो एक बात तो मैं समझ में आ गई इसी तरीके से कि जो कन्वर्जन की बात जो आपने लिखा है, मेजरमेंट कन्वर्जन, वो सिर्फ और सिर्फ सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में ही पॉसिबल होगा। कोई एक फिजिकल क्वांटिटी से दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के बीच में पॉसिबल नहीं होगा, और ये कभी नहीं होगा। तुम 12th तक की बात को दिमाग में रखो, सिर्फ एक फिजिकल क्वांटिटी का एक आपस में ही अंदर में रहता है, ठीक है, क्लियर है। चलो अच्छा सर, इतनी सारी यूनिट क्यों बनाई गई? अरे बेटा यूनिट इसलिए बनाई गई कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग इस्तेमाल होता है। अब मान लो कोई चीज़, कोई व्हीकल है, कार है, वो बहुत स्पीड चल रही है, उसको हम किलोमीटर में नापेंगे। चींटी जो है बहुत धीमे धीमे चल रही है, उसको हम लोग मिलीमीटर या सेंटीमीटर में नापेंगे। प्लांट की ग्रोथ हम लोग मिलीमीटर से नीचे नापेंगे। तो हर चीज़ के इस्तेमाल के हिसाब से हमने यूनिट डिज़ाइन की है, और उन यूनिट्स को कन्वर्जन के लिए
अपने हमारे पास डाटा फॉर्मूले रहते हैं, तो हम लोग कभी भी किसी से कन्वर्ट कर सकते हैं। जो मुद्दे की बात समझ में आई क्या? एक फिजिकल क्वांटिटी मतलब कोई टाइम है तो टाइम का टाइम में ही कन्वर्ट कर सकते हो, टाइम को कभी और नहीं कन्वर्ट कर सकते, कहीं लेंथ में या मास में नहीं कर सकते। अगर कोई चीज़ मास की यूनिट है तो मास की यूनिट को मास की यूनिट में बदल सकते हो, भले बड़ी छोटी, लेकिन और किसी में नहीं बदल सकते। बात क्लियर हुई क्या? अच्छा, अब देखो 3 मिनट सेकंड में बदलना है मुझे, तो भाई सर टाइम है, टाइम में जा रहा है तो ठीक है सर, ये तो सेम फिजिकल क्वांटिटीज में कन्वर्जन पॉसिबल है। अब देखते हैं सर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 3 मिनट में कितना जाएगा? 180 सेकंड हो गया। तो इस तरह के कन्वर्जन्स को समझने के लिए हम लोग को कुछ चार्ट या कुछ टेबल मैं आपको देने जा रहा हूँ, वो हम लोग को याद होना चाहिए ताकि आगे जाके सवाल लगाते वक्त हमें दिक्कत ना हो। नोट करके लिख लीजिएगा, द कन्वर्जन्स ऑफ यूनिट्स इज ओनली पॉसिबल बिटवीन वन फिजिकल क्वांटिटी टू द सेम फिजिकल क्वांटिटी। इट इज नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट वन फिजिकल क्वांटिटी टू द अदर फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, टाइम यूनिट टाइम्स unit of time can be converted into unit of time only, not any other physical quantity unit. For example, time cannot be converted into mass. ठीक है, जैसे लिख लीजिए ताकि वो क्लियर है, बाकी मैं आपको लिखवा देता हूँ। चलो पहले हम देखेंगे लेंथ कन्वर्जन। आप लोगों को पता सब कुछ है, बस हम थोड़ा रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, चलो लेंथ कन्वर्जन यहाँ पे लिखता हूँ मैं, लेंथ कन्वर्जन। चलो बताओ मुझे 1 किलोमीटर में कितने मीटर? अब देखो ध्यान से देखते जाना, जो मैंने सिखाया वो हम लोग रिवीजन भी करेंगे। किलोमीटर किसकी यूनिट है? लेंथ की। मीटर किसकी यूनिट? लेंथ की। दोनों सेम ही चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं, कन्वर्जन पॉसिबल है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 मीटर। याद रखना है सब। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? सर 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर? सर 10 मिलीमीटर। ये सब याद रखने वाली चीज़ें हैं बेटा। 1 इंच जो बहुत फेमस यूज़ होता है, मैं आपको वही लिख रहा हूँ ताकि आपको पता रहे। 2.54 सेंटीमीटर। 1 माइल, आपने सुना होगा माइल, 1.6 किलोमीटर। आपने एक और चीज़ सुनी होगी, नॉटिकल माइल। अगर आप शिप्स वगैरह को जानते हैं, शिप्स वगैरह में सब चीज़ें यूज़ की जाती हैं ये डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर। ठीक है, तो ये बेसिकली लेंथ के इतने कन्वर्जन अगर आपको आते हैं तो आपका काम चल जाएगा। ये आपको ये बहुत सिंपल है। देखो यार, किलोमीटर मीटर सेंटीमीटर सब तो याद होता है, ये इंच और माइल ये दोनों चीज़ थोड़ा याद कर लेना। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, 1 माइल में 1.6 किलोमीटर होते हैं। और 1 नॉटिकल, ये नॉटिकल लिखा मैंने, स्पेलिंग में क्लियर ना हो तो मैं फिर से लिख देता हूँ, NAUTICAL, 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू 1.852 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा ये हो गया हमारा लेंथ का कन्वर्जन। इसके अंदर हम लिखते हैं मास के कन्वर्जन। अब देखो लेंथ एक यूनिट है और उसका आपस में कन्वर्जन हो रहा है। मास अपनी एक फिजिकल क्वांटिटी है, सो लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसका आपस में कन्वर्जन हो रहा है। मास एक अलग फिजिकल क्वांटिटी, इसका अलग कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, मास कन्वर्जन। इसका देखो 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तुम बोलोगे सर 1000 ग्राम। परफेक्ट है। 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? तुम बोलोगे सर 1000 मिलीग्राम। परफेक्ट है। और क्या है? 1 कुंटल। ये सब देखो हमारी रोज़मर्रा में इस्तेमाल वाली चीज़ है। 1 कुंटल बराबर 100 किलोग्राम। 1 टन, 1 टन बराबर 10 कुंटल बोल लो या फिर 1000 किलोग्राम बोल लो। ठीक है, इसके बाद 1 पाउंड, केक भी खरीदते हो गए ना तो पाउंड आता है ना, केक कितने पाउंड का केक है, कितने पाउंड का केक है? 1 पाउंड इज इक्वल टू 0.45 kg ओनली, मतलब आधा किलो से भी कम होता है 1 पाउंड। 1 आउंस, पाउंड से भी छोटी क्वांटिटी आउंस। ठीक है, 2.28 ग्राम, सॉरी 28 ग्राम इज इक्वल टू 1 आउंस। तुम बोलोगे सर इसमें कोई इस्तेमाल कहाँ होगा? अरे देखो इस्तेमाल होता है। मान लो तुम चीनी लेने गए तो किलो में लोगे तो इसमें इस्तेमाल हो जाएगा। सपोज तुम घर के राशन लेने गए हो तो ऑब्वियसली किलो में लोगे तो कुंटल में लोगे, 1 कुंटल 2 कुंटल, तो इसमें इस्तेमाल हो जाता है। तुम्हारा खेत है, तुम्हारे खेत में गन्ना हुआ खूब सारा हुआ तो उसको किलो में थोड़ा तोड़ोगे, तब उसको हम लोग टन में तोड़ेंगे। 1 टन मतलब डायरेक्टली 1000 किलो हो गया, तो बोलने में आराम रहेगा। मतलब 1000 किलो मतलब तुम्हारे यहाँ 10,000 किलो गन्ना हुआ, 10 किलो भरने में कितना दिक्कत हो रहा है? उस तरह के क्या बोलोगे कि हमारे यहाँ पे 10 टन गन्ना हुआ। आसान है। पाउंड वगैरह अमेरिकन सिस्टम में यूज़ होते हैं, लेकिन हमें हमारे यहाँ भी इस्तेमाल होने का पता होना चाहिए। ठीक है, ग्राम, मिलीग्राम वगैरह कहाँ पे इस्तेमाल होता है, मिलीग्राम कहाँ पे इस्तेमाल होता है? मिलीग्राम देखो बेसिकली दवाओं में इस्तेमाल होता है, दवाओं के कंटेंट में इस्तेमाल होता है। मिलीग्राम में चीज़ें बहुत जहाँ पर छोटी डाल जाती है, मिलीग्राम इज वेरी स्मॉल यूनिट।
यूनिट्स के कन्वर्जन याद रखो, इस्तेमाल तो आना ही आना है ये सब चीज़ें, छोटी चीज़ें छोटी जगहों पे, बड़ी चीज़ें बड़ी जगहों पे, हम सब जानते हैं। टाइम का कन्वर्जन बता देता हूँ, ये 3 इम्पॉर्टेंट हैं। टाइम कन्वर्जन, टाइम कन्वर्जन का क्या है, देखो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, तुमको पता है पहले से। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। सेकेंड को मिली सेकेंड वगैरह तुम चाहो बदल सकते हो, लेकिन मैं इतना रखता हूँ, ठीक है। 1 वीक, सॉरी 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। एक और इंटरेस्टिंग बता देता हूँ, ये लोग अक्सर मतलब पूछ लिया जाता है। 86,400, 84,600, ये 86,400 सेकेंड्स। एक दिन में इतने सेकेंड्स होते हैं, 86,000 सेकेंड्स होते हैं, 86,400 सेकेंड होता है पूरे दिन के अंदर। 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। 1 फोर्टनाइट बोलते हैं ना इंग्लिश में, फोर्टनाइटली आने वाला है पेपर, फोर्टनाइटली वाला हर 15 दिन में। 15 डेज। 1 मंथ 31 डेज। 1 ईयर 12 मंथ। बोलो इसका कन्वर्जन बताना, 1 ईयर 12 मंथ। ऐसे ही फिर 1 डिकेड 10 ईयर्स। फिर 1 डिकेड के बाद क्या आता है तुम्हारा, सिल्वर जुबली, गोल्ड जुबली, प्लेटिनम जुबली, वो तो ठीक ही है। फिर तुम्हारा है सेंचुरी, 1 सेंचुरी, 10 डिकेड्स या फिर 100 ईयर्स। तो चीज़ें को आप ये सब याद रखने वाली चीज़ें आप लोग याद रखोगे, कन्वर्जन में इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा मैं आपको कुछ जनरल टर्म्स बता देता हूँ जो कि हमेशा याद, जैसे मालूम मैंने आपको बोला ना यहाँ पे 1 किलोग्राम, तो किलो जो है ना एक तरह से देखा जाए तो सफिक्स बोल सकते हो या फिर हाँ सफिक्स बोल सकते हो एक तरह से, मतलब एक कोड वर्ड, एक नाम का। उसमें आपको बोलूँ कि यार हाँ मैं बोलूँ डजन, 1 डजन मैंगो, 1 डजन बनाना देयर, मतलब कि कितने नंबर बोल रहा हूँ मैं, 12, तो डजन मतलब 12। ऐसे ही इन सब कुछ और नाम हैं जिनके कुछ नंबर से रिलेटेड वो किया गया है, वो हमें पता होना चाहिए ताकि आगे जाकर कभी वो नंबर लिखे हों, वो नाम लिखे तो समझ जाए कितने नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे लोग पढ़ते हुए रोमन नंबर में कि L को 50 बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं ना, तो या C को 100 बोलते हैं। वैसे ही हमारे साइंस में भी कुछ नंबर्स के नाम दिए गए हैं जो हमें पता होने चाहिए, ठीक है, उनके पावर से हमें नाम दिए गए हैं। इसको मिटा देता हूँ मैं, आप लोग आई होप इसको लिख के इसको याद करेंगे। याद रखिए स्कूल खुलेगा तो ये सबसे पहली चीज़ होगी जो मैं क्लास में पूछूंगा, हर क्लास में पूछता रहूँगा। मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे उसको अपने दिमाग में पूरी तरह बसा लेना है। ये कन्वर्जन्स को, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने इम्पोर्टेंट, वो उसी वाला इसका एक क्लास का बचा हुआ है जो मैं बता रहा था ना कि नेम के हिसाब से कुछ नंबर्स होते हैं, उनको देख लेते हैं ज़रा कि किसको किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता होगा ना कि किलो, किलो बोले तो 10 की पावर 3, मतलब कि 1000 को हम लोग किलो बोल सकते हैं। अगर मान लो कहीं से लिखा हुआ है कि 1 किलो, ठीक है, 1 किलो मीटर, मतलब क्या हो गया देखो, 1 किलो मतलब 1000, 1000 मीटर, समझ रहे हो। किलोमीटर 1 किलोमीटर बोलते हैं 1 किलोमीटर, तो कितना हो गया उसमें 1000 मीटर होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके नाम में किलो है, किलो मतलब 1000। अगर वही यहाँ पे कुछ और लिखा होता, अभी दिखाऊंगा एग्जाम्पल, जैसे वो किलो हो गया 10 की पावर 3, इसके बाद एक होता है 10 की पावर 6, एक होता है 10 की पावर 9, एक होता है 10 की पावर 12, एक होता है 10 की पावर 15। इन सब के नाम बताता हूँ, ठीक है। 10 की पावर 6 को बोलते हैं मेगा, मेगा। इसको हम बोलते हैं MEGA, मेगा। इसको हम बोलते हैं गीगा, गीगाबाइट सुना होगा ना आपने, गीगाबाइट, मेगाबाइट, गीगा। इसको हम बोलते हैं टेरा, 10 की पावर 12 टेरा। और 10 की पावर 15 को हम बोलते हैं पीटा। किसको? पीटा, पीटा, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे लिखा रहा है सपोज 1 मेगाग्राम, 1 मेगाग्राम, समझना था। 1 किलोग्राम लिखा होता तो हम लोग लिखते कि 1 किलोग्राम लिखा होता तो हम लोग लिखते कि सर 10 की पावर 3 ग्राम, मतलब सर 1000 ग्राम।
ये लिखते हम लोग, यहाँ लिखा हुआ है 1 मेगाग्राम, हम लिखे 10 की पावर 6 ग्राम, तो 1000 इंटू 1000 ग्राम, समझ रहे हो मेगा का मतलब। तो ये इस तरह के कभी डायरेक्ट टर्म आ जाते हैं। अब हम लोग को पता नहीं रहता है, हम लोग किलो जानते हैं, मेगा नहीं जानते हैं। अभी मान लो आ जाए तुमको गीगा आ जाए तो 10 की पावर 9 लगा लेना, तो वहीं टेरा आ जाए 10 की पावर 12 लगा लेना। जो भी ये टर्म्स हैं ये सब याद होना चाहिए। पीटा मतलब 10 की 15, पीटा मतलब 10 की पावर 15, मेगा मतलब 10 की पावर 6, गीगा मतलब 10 की पावर 9, टेरा मतलब 10 की पावर 12, किलो मतलब 10 की पावर 3, 10 की पावर 2 भी होता है, इसको बोलते हैं हेक्टा, हेक्टो, ठीक है। 10 की पावर 2 भी होता है। इसका मतलब क्या हो गया, 100 हो गया। 10 की पावर 100 ये करने आता ना, मैं 10 की पावर 100 कैसे आ रहा है भाई, जितने ये 10 की पावर 4 है मान लो, 10 को कितने में मल्टीप्लाई करना है, 4 में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये सब बेसिक बातें हैं। 10 की पावर मान लो 5 लिखा हुआ है, कितना मल्टीप्लाई करना है, 10 को 5 में मल्टीप्लाई करना है। अब ये सब भी ना आ रहा हो तो मतलब थोड़ी दिक्कत की बात, ठीक है। चलो अब अभी और चलते हैं, इसको और नीचे लिख चलते हैं। 10 की पावर 1 भी होता है, इसको हम बोलते हैं डेका। ये सुंदर सुंदर लिख रहा हूँ मैं, सुंदर सुंदर आपको लिखना है। 10 की पावर 1 कितना आ जाएगा, 10 को एक बार मल्टीप्लाई कर दिए सर, तो कितना आ गया 10। इसके बाद देखो 10 की पावर -1 भी होता है। -1 समझते हो क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ -1? सर -1 में क्या करते हैं सर, इसको अपॉन में करिए। -1 का मतलब सर अपॉन में करना होता है सर, माइनस जब भी ऐसा अपॉन में करिए और सर उसको प्लस में लिख दीजिए, ठीक है। ये होता है, छोटी क्वांटिटी हो गई मतलब बेसिकली। तो कितना हो गया, 10 का -1 हो गया 0.1, ठीक है। इसको बोलते हैं डेसी। इसके बाद 10 की पावर -2 को हम बोलते हैं सेंटी। 10 की पावर -3 को हम बोलते हैं मिली, बहुत छोटा मिली। 10 की पावर -6 को हम बोलते हैं माइक्रो। या ध्यान रखना वो मेगा था, ये माइक्रो है, माइक्रो मतलब छोटा, माइक्रो। 10 की पावर -9 तो बहुत छोटा हो गया, इसको हम बोलते हैं नैनो। 10 की पावर -12 और छोटा हो गया, दिख रहा है ना आप लोगों को ये, इसको हम लोग बोलते हैं पीको। और एक और सबसे लास्ट लिख देता हूँ 10 की पावर -15, इसको हम बोलते हैं फेमटो। ये सब इन लोगों के नाम है, फेमटो। एक उठा लेता हूँ, 10 की पावर -9 समझ लो, 10 की पावर -6 समझा देता हूँ। 10 की पावर -6 का मतलब क्या हो गया, तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए 10 की पावर 6 मतलब सर देखिए 1/10 की पावर 6, 10 को 6 बार मल्टीप्लाई करते हैं, अलग अलग से खोलोगे तो कितनी छोटी क्वांटिटी होगी, 0.00000001। कितनी छोटी क्वांटिटी है ये, कौन सी, माइक्रो। तो नैनो और छोटा, पीको और छोटा, फेंटो और छोटा। मतलब ये देखो तो ये बेसिकली ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो इसको भी आप पूरा याद कर लीजिएगा, किताबों में से मिलता नहीं है, बहुत ढूंढ के लिखवा रहा हूँ मैं, प्लीज़ इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपको आता रहेगा तो जो कॉम्पिटिशन होते हैं ना, जैसे मान लो स्कूल वगैरह में तो ठीक है, लेकिन जो ओलंपियाड आप दोगे या कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठ रहे हो अपने क्लास के लेवल पे ही, तो वहाँ पे इस चीज़ें लोग इस्तेमाल करते हैं और ये सब चीज़ें उस वक्त बहुत काम आती हैं। प्लीज़ डू रिमेंबर ऑल दोस इम्पॉर्टेंट conversions as well as their specific name and their numbers related to those particular things, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किलो, 1000। चलिए मैं पूछता हूँ, टेरा 10 की पावर 12, पीटा 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 था, टेरा 10 की पावर 12 था, पीटा 10 की पावर 6 तो हमारा मेगा, 10 की पावर 9 हमारा गीगा था, 10 की पावर 12 हमारा 10 की पावर 15, 10 की पावर 15 था क्या पीटा, हाँ 10 की 15 था पीटा, ठीक है। जिस तरह से अपने को याद रखते जाना है बार बार। चलिए अब सिंपल नहीं, अब ये दूसरा इंटरेस्टिंग था कि अब तीसरा इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ने वाले हैं हम लोग, मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है। चलो इसको भी देख लेते हैं ज़रा, मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन। देखो मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है। चलो पहले मोशन का मतलब तो पता ही आपका, मोशन सर सिंपल सी बात है सर, अगर कोई चीज़ माई रेफरेंस, मेरे रेफरेंस में, अगर कोई चीज़ सर मेरे रेफरेंस में, रेफरेंस समझते हो ना, मेरी नज़र में, मेरे हिसाब से अगर कोई चीज़ मेरे रेफरेंस में टाइम के बदलने के साथ साथ अगर अपनी पोजीशन बदल रही है तो वो चीज़ मोशन में कहलाएगी। दैट इज इन मोशन
इन माई रेफरेंस, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, इन माई रेफरेंस, वो उसके हिसाब से, मतलब वो मेरी नज़र में इन माई रेफरेंस, ये वर्ड और ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई चीज़ मेरे हिसाब से समय के साथ साथ अपनी जगह बदल रही है तो वो चीज़ मोशन में कहलाएगी, और अगर सर कोई चीज़ मेरे हिसाब से समय के साथ अपनी जगह नहीं बदल रही है तो वो चीज़ मोशन में नहीं कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऐसा एग्जाम्पल आपके देखो, आपके रेफरेंस में मैं समय के साथ साथ अपनी जगह समय बदल रहा है, समय हर समय बदलता रहता है। आपके रेफरेंस में समय बदलने के साथ साथ मैं अपनी जगह बदलता जा रहा हूँ बार बार, तो मैं कैसा हूँ, मोशन में हूँ। आपके हिसाब से समय बदलने के साथ साथ मैं अपनी जगह नहीं बदल रहा हूँ तो मतलब मैं अब मोशन में नहीं हूँ। तो मोशन की डेफिनेशन तो क्लियर हो गई ना। चलो, तो अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन मतलब इतना ही इंपॉर्टेंट है जानना मोशन के बारे में, डिटेल उसके बारे में आपको 7th में, 8th में और 9th में और फिर 11th में अभी 4 बार और पढ़ना है। लेकिन ये मोशन का बेसिक जो डेफिनेशन वो चेंज नहीं होगा कहीं पे भी, ये यही रहेगा, उसकी डिटेलिंग में बढ़ती चली जाएगी। टाइप्स ऑफ मोशन और पढ़ते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहला टाइप का मोशन है, मतलब देखो टाइप का मोशन मतलब क्या, अब देखो पोजीशन तो बदल रही है हमारी, लेकिन पोजीशन कैसे बदल रही है उसको जब थोड़ा स्टडी किया गया तो देखा गया कि अलग अलग टाइप के मोशन बना दिए। जैसे मान लो कुछ पोजीशन ऐसी होती हैं कि भाई बिल्कुल सीधी बदल रही है, ऐसे बिल्कुल सीधा। कोई पोजीशन ऐसी होती है कि भाई कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी नहीं जा रहे हैं, तो समझेंगे आपको वो अलग तरह का मोशन होगा। कभी देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर सेंटर से एक फिक्स दूरी पर अपना पोजीशन बदल रहे हैं, सर्कुलर जैसा हो जाएगा। तो उस तरह के अलग अलग चीज़ों को देखा गया कि पोजीशन तो बदल रही है लेकिन अलग अलग तरीके से पाथ में मोशन हो रहा है। उसके बाद उनको मोशन कैटेगराइज किया गया, उन मोशन स्टडी करते हैं। याद रखो ये सारे के सारे मोशन हैं, मतलब कि समय के बदलने के साथ साथ इनका पोजीशन भी बदलेगा। अब पोजीशन कैसे बदल रहा है उसी चीज़ को स्टडी करके हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मोशन बनाया। पहला मोशन है हमारा रेक्टिलिनियर मोशन। इसी को हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन, STRAIGHT, स्ट्रेट लाइन। इसी को हम लोग बोल सकते हैं हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन। अब ध्यान रखना ये तीनों चीज़ें एक ही, रेक्टिलिनियर, स्ट्रेट लाइन, ट्रांसलेटरी। स्ट्रेट लाइन से क्लियर हो गया होगा ना कैसा मोशन है, मतलब जब मोशन बिल्कुल एक सीधी लाइन में हो रहा हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। कई बार क्वेश्चन ऐसा बोलता है कि देयर इज अ बॉल यूजिंग ट्रांसलेटरी मोशन। अब हम सोचते हैं यार हमें तो पता ही नहीं है ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, तो पता होना चाहिए ट्रांसलेटरी का मतलब क्या होता है, रेक्टिलिनियर का मतलब क्या होता है। स्ट्रेट लाइन बोलेंगे तो सबको पता है, लेकिन ये दोनों का नाम मतलब भी बताना चाहिए, सेम होता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन, जैसे एग्जाम्पल देख लो, ट्रेन एक सीधी पाथ पे चल रही है, मान लो सीधा ट्रैक है। अक्सर ट्रेन हमेशा नहीं जरूरी कि रेक्टिलिनियर मोशन करेगी, वो कर्व भी मोशन करती है, कभी कभी घूमती भी है। लेकिन हम लोग को मान लो सपोज एक ट्रैक है, बिल्कुल सीधा ट्रैक है, उस पर हम ट्रेन को देख रहे हैं, तो देखोगे तुम ट्रैक जो ट्रेन है समय के साथ साथ अपना पोजीशन बदल रही है और हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में बदल रही है, मतलब वो कहीं टेढ़ा, वो सीधे उसी रास्ते पे आगे जा रही है। तो वैसे मुश्किल में क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर बोल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं, ट्रांसलेटरी बोल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं देता हूँ, फौज, आर्मी का सपोज मान लो वो परेड हो रहा है, तो उसमें सब सीधे चलते हैं, एकदम सीधा स्ट्रेट चलते हैं, तो वो कैसा मोशन कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे हैं, या फिर ट्रांसलेटरी मोशन कर रहे हैं, या फिर रेक्टिलिनियर मोशन कर रहे हैं। अब वो ऐसे इधर चलने लग जाए तो नहीं बोलेंगे हमको स्ट्रेट लाइन मोशन कर, लेकिन अभी तो फिलहाल वो स्ट्रेट चल रहा है, तो वो कैसा मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन। तो इससे एग्जाम्पल याद रखना, रेक्टिलिनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, तीनों का मतलब एक ही होता है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद टाइम इन अ स्ट्रेट लाइन और इन अ फिक्स्ड पर्टिकुलर पाथ, दैट इज मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन। एग्जाम्पल्स आर सो मेनी, तुम उसको एग्जाम्पल बता सकते हो, ट्रेन का हो गया, आर्मी का हो गया, और कोई स्ट्रेट लाइन का मोशन बताओगे, स्ट्रेट लाइन का मोशन कोई कर रहा है, ओके स्ट्रेट लाइन। हम लोग अगर कैरम बोर्ड खेलते हैं, कैरम बोर्ड में अगर गोटी मारते हैं, देखते हो एकदम सीधा जाती है, ऐसे घूम घूम के नहीं जाती, वो जिधर भी आ रही है एकदम सीधा। अब सीधा का मतलब देखो, कई लोग समझते सीधा मतलब यही होता है, अरे भाई ये भी सीधा है, अपने पाथ में तो स्ट्रेट जा रही नहीं जा रही है ना, ऐसा अपने पाथ से इधर विमुक्त तो नहीं हो रही है, एकदम स्ट्रेट जा रही है, ये भी तो स्ट्रेट लाइन ही हुआ, ठीक है। तो ये भी समझ में आएगा नहीं कि हमेशा यही स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन ये भी है भाई, ठीक है, तो वो भी एक स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है। दूसरा है हमारा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन जिसमें मतलब कोई चीज़ एक पर्टिकुलर सेंटर से कुछ दूरी पर उसके चक्कर लगा रही हो, तो सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हम लोग एक धागा लें, उसको अपने हाथ में बांध लें, उसमें से धागे को एक पत्थर से बांध लें, फिर उसको से घुमाएं,
अब ये क्या होगा, ये क्या हो रहा है, जो धागा जो मतलब पत्थर घूम रहा है वो कैसा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्यों? क्योंकि सर देखिए वो क्या हो रहा है, हर समय सर उसका पोजीशन तो बदल रहा है सर, समय के साथ पोजीशन बदल रहा है, मतलब वो मोशन कर रहा है सर। और आप देखेंगे सर तो वो मतलब कहीं और स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, कहीं और नहीं, वो बार बार सर गोल सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है सर, इसलिए इसका मोशन क्या बोलेंगे हम लोग, सर्कुलर मोशन बोलेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों को ये बड़ा सिंपल है सर्कुलर मोशन। ठीक है, एक और ऐसी टर्म होती है रोटेटरी मोशन, रोटेटरी, ये बता दे रहा हूँ यार, बड़ा इंपॉर्टेंट है, रोटेटरी मोशन या रोटेशनल मोशन। अक्सर बच्चे आपके लेवल पे कंफ्यूज आते हैं कि सर्कुलर मोशन क्या है, रोटेटरी मोशन क्या है, सर दोनों सेम लग रहा है, रोटेशन उसमें हो रहा है, सर्कुलर मोशन में रोटेशन हो रहा है। एक्चुअली ऐसा नहीं है, दोनों डिफरेंट मोशन है, दोनों की फीलिंग थोड़ी सेम आती है लेकिन दोनों डिफरेंट मोशन। मैं बता रहा हूँ किसके को। सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि जो भी बॉडी तुम्हारी घूम रही होती है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का चक्कर लगा रही होती है, जो पॉइंट उस बॉडी के बाहर होता है। जरा समझना, फॉर एग्जाम्पल मान लो अर्थ को ले लो, ठीक है, अर्थ को ले लो, अर्थ चक्कर लगा रही, किसका चक्कर लगा रही है, सन का। तो कोई बॉडी अगर किसी का चक्कर लगाती है गोल ट्रैक पे, मतलब बिल्कुल सर्कुलर ट्रैक पे, ठीक है, और वो पॉइंट उस बॉडी के बाहर है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो चीज़ सर्कुलर मोशन कर रही है। अब देखना चक्कर इसमें भी लगेगा, लेकिन इसमें क्या लगेगा, किसी उस पॉइंट का चक्कर लगेगा जो बॉडी के अंदर ही होगा। फॉर एग्जांपल मान लो, मैं भी तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। अब देखो ये रस्टर है, मैंने इसको ऐसे घुमाया तो देखो ये घूम रहा है, ये घूम रहा है, तुम ध्यान से देखोगे तो एक जगह पे बीचों बीच में यहाँ पे कहीं पे उसके अराउंड घूम रहा है ये। तो देखो जब भी कोई चीज़ घूम रही है भी और घूम रही है अर्थ भी हमारी, लेकिन उसमें क्या है, अर्थ जो है किसी पर्टिकुलर पॉइंट का चक्कर लगा रही है जो कि उस बॉडी के बाहर है, अर्थ के बाहर है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी पर्टिकुलर पॉइंट का चक्कर लगा रही है, लेकिन उसमें वो पॉइंट कहाँ है, अंदर है। तो जब भी पॉइंट बॉडी के अंदर होता है और वो चक्कर लगाए तो उसको हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन। जब भी कोई पॉइंट बाहर होता है और वो चक्कर लगाए उसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जाम्पल पंखा तुम्हारा घूमता है, तो पंखा देखो अपने बीच में एक एक्सिस है, उसके अराउंड ही घूम रहा है, मतलब वो पंखा बेसिकली जो पंखे के ब्लेड्स हैं वो अपने बीच वाले जो जिस पे टंगा हुआ है उसके अराउंड घूम रहे हैं। तो कैसा हुआ, रोटेशन हुआ, सर्कुलर मोशन हुआ, रोटेशन हुआ, क्योंकि सर वो बॉडी के अंदर है। अब मैंने धागा लिया था, पत्थर माथा था, घुमा रहा था, तो पत्थर कैसा मोशन कर रहा है, रोटेशनल की सर्कुलर मोशन। तुम बोलोगे सर ये सर्कुलर कर रहे हैं, पत्थर जो घूम रहा है जिस ट्रैक पर सर, जिस पॉइंट के अराउंड घूम रहा है सर वो पत्थर के बाहर है, तो कैसा मोशन हो गया ये, सर्कुलर। तो सर्कुलर रोटेशनल क्लियर हुआ ना, दोनों में ही वो गोल गोल घूमेंगे। एक में फर्क है जिसके अराउंड वो गोल घूम रहे हैं वो पॉइंट बॉडी के अंदर रहेगा, वो हो गया तुम्हारा रोटेशनल। एक क्या रहेगा, पॉइंट बॉडी के बाहर रहेगा, उसको हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। जैसे कि एग्जाम्पल बता दी मैंने, अर्थ जो घूमती है, ठीक है, हमने पत्थर का एग्जाम्पल लेकर बताया, धागे से बांध करो बाहर है। हमने दिखाया तुम्हें कि रोटेशनल मोशन एग्जाम्पल दिया, जैसे अर्थ अपनी एक्सिस पे जब रोटेट करती है, देखो अर्थ रोटेट भी करती है, सर्कुलर मोशन भी करती है और रोटेशनल मोशन भी करती है। वो जब ऐसे से घूम रही होती है, ऐसे से अपनी जगह पे घूमती है, तो वो उस वक्त क्या करती है, अपने अंदर के एक्सिस के अराउंड घूम रही है, तो वो रोटेशनल मोशन है। और जब वो ऐसे से घूम रही है तो कैसा है, सर्कुलर मोशन है। ठीक है, तो क्लियर हुआ ना, ये दोनों में डिफरेंस बहुत आराम से और बड़े अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार बच्चों को कन्फ्यूज करता है। ठीक है, इसके बाद है अगला टाइप का मोशन जो है वो है हमारा ऑसिलेटरी मोशन। चौथा है ऑसिलेटरी मोशन। देखो ऑसिलेटरी मोशन के बारे में आपने सुना होगा। ऑसिलेटरी बेसिकली ऑसिलेशन से आया है। ऑसिलेशन मतलब होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं पता मुझे, बट एक तरह समझो तो ऑसिलेशन मतलब जैसे कि कोई चीज़ एक तरफ जाए, फिर इस तरह से लौट के दूसरी तरफ जाए, फिर वापस 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 जाए, इस तरह की चीज़ों को हम बोलते हैं ऑसिलेशन। अब ऑसिलेशन जरूरी नहीं ऐसा ही हो, ऐसा भी हो सकता है, मान लो कोई चीज़ ऐसे आगे गई, फिर पीछे आई, फिर यहाँ पे गई, फिर वापस आई, स्ट्रेट लाइन में हो सकता है, मतलब इस तरह से स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है। तो मतलब व्हेन एनी ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे, बाय पासिंग वन फिक्स पॉइंट, मतलब वो चीज़ ऐसे आगे हो रही है, फिर पीछे हो रही है, फिर आगे हो रही है, फिर पीछे हो रही है, लेकिन एक बीच में कोई पर्टिकुलर पॉइंट है जिसके अराउंड ही आगे पीछे हो रहा है, वैसे केसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिलेट, उस वैसे चीज़ को हम बोलते हैं ऑसिलेशन। और उस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। जैसा समझना है मोशन मतलब सर जिससे बदलना चाहिए। जैसे मान लो पेंडुलम ही ले लो, घड़ी की जो पेंडुलम होती है, अब देखोगे ध्यान से तो पेंडुलम अभी मतलब यहाँ पे फिर ये इधर जाएगी, ठीक है, फिर इधर से इधर आएगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर से इधर आएगी, इस तरह चलता रहेगा। ध्यान देखो तो ये जो समय के साथ अपना पोजीशन बदल रही है, कंटिन्यूसली पोजीशन बदल रही है अपना, कभी यहाँ फिर अपना पोजीशन बदल रही है, मतलब समय के साथ वो अपना पोजीशन तो बदल रही है, इसलिए वो मोशन में है।
और कैसा है, आगे जा रही है फिर पीछे जा रही है, आगे, और इस पर्टिकुलर पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट जो रास्ते में पड़ता है उसके अगल बगल मूव कर रही है, इसमें हम उसको क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे। ठीक है, इसमें भी देखो टू एंड फ्रो, मान लो तुम सपोज एक स्टेप आगे गए फिर पीछे आए फिर आगे इधर गए फिर आगे गए फिर इधर गए, तो तुम भी एक तरह से ऑसिलेट कर रहे हो, तुम भी ऑसिलेट कर रहे हो। ठीक है, ऑसिलेशन तुम भी कर रहे हो। जैसे देखो हम लोग जब ये सिलाई मशीन चलाते हैं, स्विंग मशीन चलाते हैं, तो उसमें देखो एक आगे जो पॉइंट होता है ऐसे ऊपर नीचे जब जितना देर चलाते हैं उतना ऊपर नीचे होता है, तो भी तो तुम तो ऑसिलेट ही कर रहा है, नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, मतलब एक फिक्स पर्टिकुलर पॉइंट के आगे पीछे वो घूम रहा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है। सर्कुलर में क्या था, पूरा घूम रहा था गोल गोल, रेक्टेंगल में क्या था, पूरा सीधा ही जा रहा था, रोटेशन में क्या था, अपने अंदर के पॉइंट की तरफ पूरा घूम रहा था। तो इसमें क्या है, एक पॉइंट के प्रति आगे जा रहा है थोड़ा सा, फिर पीछे जा रहा है, ये नहीं एकदम आगे निकल जा रहा है, थोड़ा आगे जा रहा है थोड़ा पीछे जा रहा है। तो ऐसे मोशन को क्या बोल देते हैं, ऑसिलेटरी मोशन बोल देते हैं। बात समझ में आई क्या? ठीक है, लास्ट है और आसान है, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट है, जिगजैग मोशन। जिगजैग मोशन मतलब ऐसा मोशन जिसका कोई पाथ ना हो, मतलब जुप से यहाँ जुप से यहाँ, इस तरह जो रैंडम मोशन होते हैं ना, इधर 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 इधर, जो इधर उधर कभी कभी किधर भी निकल जाए, उसको हम बोलते हैं जिगजैग मोशन। जिगजैग, जेड आई जी जिग, जेड ए जी जिगजैग, जिगजैग मोशन, जो मतलब किसी डायरेक्शन में चला जाए। ठीक है, उसको हम बोलते हैं जिगजैग मोशन। और फॉर एग्जांपल जैसे ब्राउनियन मोशन जो होता है वो जिगजैग मोशन होता है। ब्राउनियन मोशन क्या होता है, आप लोग देखोगे ठंड के मौसम में जब आप लोग बैठते हो और धूप की किरण आती है कमरे में, तो तो ढेर सारे उसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, दिखते हैं। वो डस्ट पार्टिकल कैसे मोशन करते हैं, कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी इधर, रैंडमली। जो बैक्टीरियाज या हम लोग वायरसेस को देखते हैं माइक्रोस्कोप से, वो कैसे मोशन करते हैं, जिगजैग मोशन करते हैं, इधर उधर इधर उधर, मतलब रैंडम डायरेक्शन में मोशन करने को क्या बोलते हैं, जिगजैग मोशन करते हैं। छठवां है और लास्ट है हमारा जिगजैग मोशन गया, कर्वी लीनियर मोशन। कर्वी लीनियर मोशन मतलब सिंपल है, जो स्ट्रेट लाइन में ना चल के किसी और कर्व, मतलब स्ट्रेट लाइन में ना चले कुछ और भी चले, मोशन हो रहा हो, जगह बदल रहे हो, उसको लोग क्या बोलते हैं, कर्वी लीनियर। कर्वी लीनियर मतलब जैसे मान कोई कर्व है, ये कर्व है, तब इसमें चलेगा तो क्या स्ट्रेट लाइन बोलेंगे क्या, नहीं। रोटेशनल बोलेंगे क्या, नहीं। सर्कुलर बोलेंगे क्या, नहीं। ऑसिलेटरी बोलेंगे क्या, जिगजैग बोलेंगे क्या, नहीं। तो क्या बोल सकते हैं इसको, ऐसे मोशन क्या बोल दिया, कर्वी लीनियर। भाई क्यों, कर्व पे चल रहा है ना, जब कोई चीज़ कर्व पे चलना शुरू कर देती है तो ऐसे मोशन को क्या बोल सकते हैं, कर्वी लीनियर मोशन। बात समझ में आई क्या? ये समझ में आया तुमको कर्वी लीनियर मोशन के बारे में? ठीक है, तो इतने तरह के मोशन होते हैं, इतने तरह के एग्जाम्पल मैंने तुमको दिया। अब इसका क्या होता है, इसका जैसे हम लोग जाते हैं डेजर्ट वगैरह में, वो गाड़ी चलाते हैं ना, बड़ी बड़ी जो डेजर्ट स्ट्रॉन्ग गाड़ियाँ होती हैं, मोटे मोटे पहिए लगे, तो वो सब वो कैसे मोशन करते हैं, कर्वी मोशन करते हैं। कि दोनों कर्व बने तो उसमें जाते हैं, चढ़ते जाते हैं। व्हेनेवर वी डू द मोशन ऑन द कर्व्स इट इज कॉल्ड कर्वी लीनियर मोशन। अब इन सारे मोशन से अलग हटके एक मोशन नहीं है वो, देखो पता है वो कैटेगरी है एक तरह से मोशन की देखा जाए। ये तो इस तरह से पार्टिकल्स मूव करते हैं इसलिए उनके नाम रखे गए। वो जो है उसमें जब भी कोई हो सकता है कि वो कोई मोशन हो, चाहे इन 5-6 में से कोई मोशन हो, वो उस कैटेगरी में आ सकता है। ठीक है, जैसे इसका नाम है पीरियोडिक मोशन। अब देखो पीरियोडिक मोशन ऐसा नहीं है कोई तरह का मोशन है, जो भी हमने 6 तरह के मोशन पढ़े हैं ना, वो 6 में से कोई मोशन भी इसके अंदर आता है, ये अलग से कैटेगरी है, ये कैटेगरी है। इसमें कोई ऐसा मोशन नहीं हो, मतलब वो कहीं अरे भाई ये ऐसा मूव करे तो वो पीरियोडिक मोशन हो, ऐसा नहीं वाला, ऐसा लगानी नहीं है। कुछ प्रॉपर्टीज अगर हो तो हो सकता है तुम्हारा रेक्टिलिनियर मोशन एक पीरियोडिक मोशन बन जाए, हो सकता है तुम्हारा सर्कुलर मोशन एक पीरियोडिक मोशन बन जाए, हो सकता है तुम्हारा ऑसिलेटरी मोशन एक पीरियोडिक मोशन बन जाए। मतलब कोई मोशन भी बन सकता है पीरियोडिक, अगर कुछ क्वालिटीज हो पीरियोडिक मोशन वाली। तो क्या क्या पीरियोडिक है और क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, नाम से क्लियर है। पीरियोडिक मतलब एक फिक्स पीरियड के बाद वो मोशन रिपीट होना चाहिए। तो रेक्टिलिनियर जैसे ही बाहर हो गया, अगर सीधा जा रहा है चलता रहा, कभी रिपीट तो होगा नहीं, वो तो बाहर हो गया बेचारा। सर्कुलर में चांसेस हैं। देखो पीरियोडिक मोशन मतलब कि जो भी रास्ता तुमने चूज किया है वो देखो कैसा भी हो सकता है। मान सपोज ये मोशन में पीरियोडिक मोशन हो सकता है। अब तुम यहाँ शुरू किए, ये जा रहे हो ऐसे पूरे इस रास्ते पे, और फिर 1 घंटे बाद यहाँ पे आ गए, फिर गए, फिर 1 घंटे बाद यहाँ पे आ गए, फिर गए, फिर 1 घंटे बाद यहाँ पे आ गए, तो कैसा मोशन हो गया ये पीरियोडिक मोशन। मतलब पीरियोडिक मोशन में 2 ही कंडीशन होती है, एक तो वो पॉइंट मतलब वो रास्ता जिससे तुम चल रहे हो वो रास्ता बार बार रिपीट हो, पहला। दूसरा कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, जिस समय जितना समय लग रहा है एक बार आने में उतना समय अगली बार लग रहा हो, उसको उतना समय अगली बार लग रहा हो, उतना समय अगली बार लग रहा हो, उतना समय अगली बार लग रहा हो, इसी को हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। आप लोग देखते हो क्लास में पीरियड्स होती है, तो पीरियड भाई फिक्स है ना कि हर दिन के बाद अगले दिन आएगी। मान लो अभी फर्स्ट पीरियड आज चल रही तो अगले दिन फिर से फर्स्ट पीरियड आएगी।
फिर से फर्स्ट पीरियड, मतलब एक फिक्स टाइम के बाद, एक फिक्स समय के बाद वो आ रही है, तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग, जो चीज़ फिक्स समय के बाद वो पीरियोडिक है, मतलब पीरियड के बाद, फिक्स पीरियड के बाद हो रही है, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक। ठीक है, अब इसे एग्जाम्पल हम लोग सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है, तो अभी क्या हो गया, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट हमने, ये तो भाई देखो सेम पाथ रिपीट करेगा, बार बार रिपीट करेगा, पाथ तो बदलेगा नहीं, ऐसा तो नहीं होगा कभी यहाँ चला जाएगा कभी इधर चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा, पाथ तो ही रहेगा। अब टाइम की बात कर लेते हैं, मान लो सपोज वो यहाँ पे पहुँचा 40 मिनट में, और फिर थोड़े अगली बार गया तो थोड़ा धीमा हो गया, अब यहाँ थोड़ा तेज हो गया, अब ये पहुँचा 30 मिनट में, तो अब इसको पीरियोडिक बोलेंगे क्या ना, एक बार चक्कर लगा तो 40 मिनट लगा, अगले 30 मिनट लग रहा है, पीरियोडिक है क्या, नहीं पीरियोडिक है। लेकिन अगर वही 40 मिनट लगता तो हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन। मतलब क्या, रिपीटेशन ऑफ द पाथ इन द इक्वल टाइम इंटरवल इज टर्म्ड एज पीरियोडिक मोशन। जो भी चीज़ इक्वल, बिल्कुल इक्वल समय में, मतलब इक्वल टाइम ले रही है एक पाथ को कंप्लीट करने में, और बार बार वो सेम पाथ को ही कंप्लीट कर रही है, वैसे मोशन हम बोल सकते हैं पीरियोडिक मोशन। तो इतने तरह के मोशन हमने स्टडी की। पीरियोडिक मोशन मतलब पीरियोडिक मोशन कोई टाइप का मोशन नहीं, वो अलग कैटेगरी है, उसमें कोई चीज़ आ सकती, कोई चीज़ नहीं आ सकती। मतलब मोशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, पीरियोडिक मोशन, नॉन पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का फील थोड़ा आया ना, पीरियोडिक, एक फिक्स समय के बाद वो जगह फिर से तय कर ली जाएगी, वो दूरी फिर से वहाँ फिर से पहुँच जाएंगे और उसी पाथ के रास्ते जाएंगे। मतलब दो ही बात ही है, उसी रास्ते जाएंगे और उतने समय बाद फिर से उस पॉइंट पे पहुँच जाएंगे, फिर उसी रास्ते जाएंगे, फिर उतने समय बाद पहुँच जाएंगे, बार बार ये चीज़ हो रही है, तो वो चीज़ पीरियोडिक मोशन। जैसे देखो एग्जांपल देता हूँ, घड़ी का मिनट्स देख लो, तो वो पीरियोडिक मोशन कर रही है, वो हर बार मतलब एक 60 मिनट के बाद चक्कर लगा लेंगे और उसी रास्ते लगाएंगे। ऐसा नहीं कि कभी हो सकता है 12 से जल्दी बच जाए और 1 से 2 बोला समय लग रहा हो, तो पीरियोडिक मोशन कर रहे हैं। ठीक है, वो कट वो मोशन कैसा है, सर्कुलर है, और सर्कुलर के साथ साथ पीरियोडिक मोशन भी है। रेक्टिलिनियर मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन है, लेकिन वो नॉन पीरियोडिक मोशन भी है। तो बात समझ रहे हैं, पीरियोडिक मोशन, नॉन पीरियोडिक मोशन और एकदम टाइप अलग है, और ये 6 चीज़ें अलग थी। क्लियर हुआ? आई होप कि आपको जितनी चीज़ें मैंने पढ़ाई सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चैप्टर ये खत्म हो गया है। इसके एक्सरसाइज को मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ये एक्सरसाइज आप लोग कर लीजिएगा। करने के बाद अपना एडवाइजरी नंबर जो भी आपको अभी जल्दी हम लोग रिलीज़ कर देंगे, उस पर आपको व्हाट्सएप करना है। मैं पर्सनली इसको देखूंगा कि किस बच्चे ने क्या किया है। बहुत सिंपल एनसीईआरटी की बुक खोलना है, उसमें एक्सरसाइज दी में कर लेना। जो नहीं आएगा मुझे इस वीडियो की उसमें एंड में कमेंट करके बता देना, मैं क्वेश्चन को अगली वीडियो में डिस्कस कर लूँगा, ताकि आपको कोई चीज़ डाउटफुल ना